नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रमन क्लासेज में। इस समय हम लोग जो दीक्षा ऐप पर निष्ठा की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, इसकी जो प्रश्नोत्तरी है उनके प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं और विस्तृत ढंग से आपको समझाएंगे कि किस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। और ये प्रश्न इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि आने वाले समय में जब आपके 18 मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएंगे तो ओवरऑल आपको इन सारे प्रश्नों को मिलाकर एक आपका टेस्ट होगा। तो ये प्रश्न आपको कहाँ से मिलेंगे, इसलिए भी ये क्वेश्चंस के जवाब हमें जानना ज़रूरी है और यूट्यूब पे हमेशा के लिए पड़े रहेंगे, जब भी आप चाहें यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र वाले मॉड्यूल का, यहाँ पे इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है। देखिए, दो तरह के तंत्र होते हैं, एक राजतंत्र होता है और एक लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र में तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री होते हैं जो इस समय चल रहा है, परंतु राजतंत्र में राजा और रानी होते थे और फिर उसके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री होते थे, वजीर होते थे, वकील, ये जो पहले राजा रानी की कहानी होती थी वो चलता था प्रोसेस, है ना। तो राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है, तो वहाँ पे जो मेन निर्णय लिया जाता है राजा या राजकुमार, तो मेन निर्णय तो राजा लेता है या फिर रानी लेती है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा राजा या रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन वर्ग में मार्क्स संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है। जो भी हमने जब ट्रेनिंग की है तो उसमें मार्क्स संसद के बारे में बताया गया है कि संसद में किस प्रकार से जो स्पीकर होता है और जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है या राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, उसके दाहिनी तरफ कौन सी पार्टी बैठती है, बाईं तरफ कौन सी पार्टी बैठती है ना। शून्यकाल क्या होता है, प्रश्नकाल क्या होता है, इन सारे प्रश्नों का आपने जवाब देखा और कैसे प्रश्न किए जाते हैं, शून्यकाल का टाइम कब होता है, प्रश्नकाल का टाइम क्या होता है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो वैसे ही प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन वर्ग में मार्क्स संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए। राजनीतिक विज्ञान की अवधारणाओं को याद रखना, स्कूल के लिए धन जुटाने के लिए, कक्षा में छात्रों के व्यवहार का आकलन करने के लिए, राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना। तो यहाँ पे जब हम मॉक संसद का आयोजन करते हैं तो यहाँ पे कुछ याद नहीं करते बल्कि समझ जुटाते हैं किस प्रकार से वहाँ पे काम होता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा राजनीतिक संस्थाओं का कामकाज की कुछ समझ विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है। आपको बताना सही नहीं है। स्पर्श ग्लोब विशेष ज़रूरत वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। जो बच्चे डीफ या डम होते हैं या बच्चे अंधे होते हैं जिनको दिखाई नहीं पड़ता है, तो वो स्पर्श करके सीख सकते हैं ग्लोब के माध्यम से, समझिए ना। और ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। इसके बाद है एक ऑप्शन है, एक ग्लोब की विशेषताओं में अक्षांश और देशांतर हैं, ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। स्पर्श ग्लोब विशेष ज़रूरत वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल बात सही है। तो ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता, यही बात नहीं सही है, बिल्कुल सही आकार दिखाता है। एक ग्लोब की विशेषता में अक्षांश और देशांतर, ये भी सही है। ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल, ये भी सही। तो सही क्या नहीं, ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ जाएंगे, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, जब एक ग्लोब, अगर आप एक फिगर ड्रा करेंगे ग्लोब का, तो ग्लोब के बीचों बीच से जो रेखा जाती है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके बाद जो उत्तर में बीच से जो रेखा जाती है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। उत्तर की तरफ जो रेखा होती है उसको उत्तरी अक्षांश कहते हैं और जो दक्षिण की तरफ रेखा होती है उसको दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। मैं आपको ड्रा करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप समझ जाएंगे बहुत अच्छे से। मान लीजिए एक ग्लोब है आपका, ठीक है। अगर एक ग्लोब है तो इस ग्लोब में, ये मान लीजिए पूरा ग्लोब हो गया, इस ग्लोब के बीचों बीच से एक रेखा जाती है, इस रेखा को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। ये 0 डिग्री, इक्वेटर रेखा भी इसको कहते हैं, भूमध्य रेखा, इसे 0 डिग्री भी कहा जाता है, ठीक है। इसके ऊपर ये होता है नॉर्थ गोलार्ध, ठीक है, और ये होता है साउथ गोलार्ध, ठीक है। तो अब यहाँ से जब 0 डिग्री से ऊपर उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री पे जो रेखा होती है इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। और 23.5 डिग्री, ठीक है ना, साउथ अक्षांश को यहाँ से जो गुजरती है ऐसे, इसको कहा जाता है मकर रेखा कहा जाता है, ठीक है। ऊपर वाला नॉर्थ पोल होता है, नीचे वाला साउथ पोल होता है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन, देखिए पूछा गया है
कि 23.5 डिग्री, ठीक है ना, 23.5 डिग्री यहाँ पे दक्षिणी अक्षांश के रूप में जाना जाता है। तो सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा मकर रेखा जाना जाता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, मकर रेखा यहाँ पे सही हो जाएगा दक्षिणी अक्षांश के रूप में। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए। अक्षांश रेखाओं को मेरिडियन कहा जाता है, देशांतर रेखाओं को समांतर रेखाएं भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ थोड़ा सा, यहाँ पे आपको, जब हम ग्लोब ड्रा करते हैं तो जो पूरब से पश्चिम की ओर रेखाएं होती हैं इनको अक्षांश रेखा कहा जाता है, ठीक है। और जो उत्तर से दक्षिण की ओर रेखाएं खींची जाती हैं जो कि पोल ध्रुवों पे मिलती हैं, ऐसे आती हैं रेखाएं, इस प्रकार से रेखाएं आती। तो ये समांतर रेखाएं नहीं होती हैं। तो ये बात, अक्षांश रेखा को मेरिडियन कहा जाता है, केवल मेरिडियन नहीं कहा जाएगा, ये बात भी गलत हो गई। अक्षांश रेखाओं को समांतर रेखाएं भी कहा जाता है, ये भी गलत हो गई। देशांतर की सभी रेखाएं लंबाई में भिन्न होती हैं, ये बात भी सही नहीं लग रही है। पूछा सही कौन सा है? अक्षांश की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। अब देखिए ये जो 0 डिग्री होता है इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, परंतु जैसे जैसे आप उत्तरी गोलार्ध में बढ़ते जाएंगे, दक्षिणी गोलार्ध में बढ़ते जाएंगे, इनकी संख्या क्या होगी, जो इनकी लंबाई है क्या हो जाती है, छोटी होती चली जाती है। इसलिए यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और सही जवाब हो जाएगा अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। नेक्स्ट, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। आपको यहाँ पे देखना है, 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शनों का उपयोग करना है आपको। देखिए पहले तो कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। पांडुलिपि क्या होती है? पांडुलिपियाँ जो होती है हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकें होती हैं। पहले के ज़माने में मोर पंख से या स्याही से क्या लिखते थे ना, ये जो पुस्तकें लिखी जाती थी हस्तलिखित, उनको पांडुलिपियाँ कहते हैं। तो यहाँ पे ए का 4 सही हो जाएगा, ठीक है। नहीं, पांडुलिपियाँ क्या होती है? हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकें हैं, ठीक है ना, हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकें हैं। तो यहाँ पे ए का 3 सही होगा। क्या सही हो जाएगा? ए का 3। इसके बाद लिख लीजिए आप यहाँ पे 3 पहले लिख लेते हैं, ए का 3 हो जाएगा। इसके बाद है बी नंबर जो है, शिलालेख क्या होता है? शिलालेख शिलालेख क्या होते हैं? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। चीज़ें जो ज़मीन से खोद कर निकाली जाती है, इससे संबंधित इमारतें। लेखन जो या तो पत्थर की सतह पर या धातु पर, ईंटों पर उत्कीर्ण हो। तो जो शिलालेख होते हैं ना भाई, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका बी का 4 से मिलाएंगे आप। यहाँ से क्या हो जाएगा? बी का 4 हो जाएगा, ठीक। स्मारक क्या होते हैं? अतीत से संबंधित इमारतें या तो जो ज़मीन से खोदकर निकाली गई या ज़मीन पर स्थित है। तो यहाँ पे सी का दूसरा हो जाएगा, ठीक है भाई, सी का दूसरा हो गया। इसके बाद पूछा गया है पुरातात्विक साक्ष्य। जो पुरातात्विक साक्ष्य क्या होती हैं? चीज़ें जो ज़मीन से खोदकर निकाली जाती हैं। तो मतलब डी का 1 हो गया। तो डी का 1 मतलब आपका सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 4 2 1। सही जवाब यहाँ पे क्या बनेगा जाके? 3 4 2 1 3, ठीक है, 3 4 2 1 बनेगा। तो देख लो 3 4 2 1 किस ऑप्शन में है? 3 4 2 1 3 4 2 1 इस ऑप्शन में, इसलिए यहाँ पे सही हो जाएगा 3 4 2 1। नेक्स्ट बढ़ जाएंगे। साहित्यिक स्रोत क्या हैं? महाकाव्य, पुराण स्मृति, ग्लोब, नक्शे, जानवरों की हड्डियाँ। तो बहुत सिंपल है। तो साहित्यिक स्रोत की बात की जाए तो जाहिर सी बात है महाकाव्य, पुराण स्मृति होगा, लेकिन चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। इमारतें, गड्ढे से बने घर, सिक्के तो हो नहीं सकता। पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, जले हुए अनाज, ये नहीं हो सकता। तो सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? महाकाव्य, पुराण स्मृति। नेक्स्ट बढ़ेंगे। विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? बहसों का आयोजन करिए, ड्रा लिखें और चर्चा करें, व्याख्यान विधि का उपयोग करें, पाठ्यपुस्तक को जोर से पढ़ना। देखो भाई महत्वपूर्ण ये है, जितनी भी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं एक पॉइंट निकल के आ रहा कि सब कुछ अगर हम बच्चे को उसमें सम्मिलित करके करें, गतिविधि आधारित शिक्षण करें, तभी कुछ कल्याण होगा और तभी बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। ये निकल के आ रहा है ट्रेनिंग में। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ड्रा लिखें और चर्चा करें। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इसे सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी? जांच करना कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने के समान अवसर हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, पूरा करने हेतु दिए गए कार्य, ये सही होगा। केवल पाठ्य पुस्तकों से पढ़ना, ये सही होगा। व्याख्यान विधि का उपयोग करना या परियोजना आधारित ज्ञान। तो
तो यहाँ पे ऐसे प्रश्नों के जवाब में क्या होगा, परियोजना आधारित ज्ञान होगा, तभी बच्चा इस प्रश्न का सही जवाब कर पाएगा, तभी ऐसे जांच कर पाएगा कि लोगों के पास जीविका कमाने के समान अवसर हैं। जब वो परियोजना आधारित गांव में जाएगा, वहाँ पे अध्ययन करेगा, सर्वे करेगा, तभी जाके सही जवाब उसको मिल पाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन अगला है, सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। किसका बढ़ावा देता है? उच्च स्तर पर इन विषयों का अध्ययन करने के लिए तैयार होना, ये तो बात नहीं है। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के नज़रिए का ज्ञान, स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य, पाठ्य पुस्तकों में व्यक्त किए गए विचारों को जानने और उनका पालन करना। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य का विकास होगा अगर सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन हम सही से करेंगे तो। इस प्रकार से हमने 10 क्वेश्चन किए, सबमिट करते हैं। अगर हमारे प्रश्न सही हुए तो स्कोर 10/10 आएगा। चलिए सबमिट करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ से सबमिट करते हैं। हमारा स्कोर 10/10 आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमने इस चैनल पे अब तक आपको कई मॉड्यूल लगातार उनके प्रश्नों के उत्तर दे रखे हैं, और भी बहुत कुछ आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में। आप मन लगाकर ट्रेनिंग करेंगे, तभी आप मन लगाकर विद्यार्थियों को पढ़ा पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।